जवाब में चिढ़कर कहा, इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना है? माइंड योर ओन बिजनेस। शनाया के लहजे में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। अपनी बात कहने के बाद शनाया ने आहान की तरफ एक नजर देखा और हैरानी से मन ही मन में बोली, आहान का नेचर इतना शांत क्यों है? क्या वो अपने खिलाफ कुछ कहने वालों से नाराज नहीं होता? अगर आहान की जगह किसी ने मुझसे इस तरह बिहेव किया होता तो मैं बहुत पहले ही इस जगह से चली जाती। शनाया को नाराज होते हुए देखकर प्रेम और उसके दोस्त भी सीरियस हो गए। राज बेदी ने शनाया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस शनाया, आप प्लीज अपसेट मत होइए, हम तो बस मजाक कर रहे थे। शनाया कुछ और भी कहने वाली थी, पर आहान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। शनाया ने उसकी तरफ देखा तो आहान ने आंखों ही आंखों में उसे बात को आगे ना बढ़ाने का इशारा कर दिया। अब उस प्राइवेट रूम का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। शनाया गिल जैसी होशियार और स्मार्ट बिजनेस वुमेन आहान के लिए इतनी प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव कैसे हो सकती थी? शनाया के उस रिएक्शन ने रूम में मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया था। रूपल ने दिल ही दिल में कहा, शनाया, तुम्हें क्या हो गया यार? इस आहान ने तुम पर कोई जादू किया है या तुम सच में इस गुड फॉर नथिंग लड़की के प्यार में अंधी हो गई हो? ओह गॉड, आई कांट टेक दिस। रूपल थोड़ी ज्यादा ही इरिटेट हो गई थी, इसलिए उसने अपना दिमाग शांत करने के लिए बाहर जाना सही समझा। वो सीधा रूम से निकलकर वॉशरूम में गई और अपना चेहरा धोकर थोड़ी फ्रेश हो गई। बाहर आते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक मोटा सा गंजा आदमी खड़ा था। उस आदमी से शराब की बहुत ज्यादा तेज बदबू आ रही थी। गले में सोने की चेन्स पहना हुआ वो आदमी रूपल की तरफ ही आ रहा था। एकदम से रूपल के सीने में घबराहट पैदा हो गई, मगर वो भागकर जा भी कहां सकती थी? पीछे दरवाजा था। रूपल ने देखा कि उस मोटे आदमी का हाथ रूपल के चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे एकदम से रूपल ने कुछ सोचा और अपने सामने खड़े उस गंजे और मोटे आदमी को लात मार दी। वैसे तो रूपल की किक की वजह से वो आदमी कुछ कदम पीछे हट गया, मगर उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गुस्सा था। रूपल की हैरानी के लिए उल्टा वो आदमी हंसने लगा। लड़की, तुम तो बहुत एनर्जेटिक हो। वैसे एक बात बताओ, क्या ये एनर्जी मुझे बेड पर भी देखने को मिलेगी? उस आदमी की कही ये बात सुनकर रूपल के चेहरे पर नफरत उतर आई। रूपल ने उस आदमी से गुस्सैल अंदाज में कहा, घटिया। ये कहकर वो प्राइवेट रूम में वापस जाने लगी कि तभी उस गंजे और मोटे आदमी ने रूपल का पीछा करते हुए कहा, मैं घटिया? जरा अपनी तरफ देखो लड़की, तुमने इतने छोटे और तंग कपड़े पहने हुए हैं। क्या तुम यहाँ अपने आप को बेचने नहीं आई हो? चलो अब ज्यादा नखरे मत करो। आज रात मेरे साथ सोने के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। चलो। अपने आखिरी शब्द बोलते हुए उस गंजे और मोटे आदमी ने रूपल की कमर को पकड़ लिया था। अब रूपल ने ज्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अपने आप को उस आदमी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश में रूपल ने वो थप्पड़ कुछ ज्यादा ही जोर से मारा था। उस गंजे और मोटे आदमी का चेहरा एक लड़की के थप्पड़ से सूज गया था और उसी सूजन की वजह से जब इस बार उस आदमी ने रूपल की तरफ देखा तो वो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसने गुस्से से रूपल की तरफ देखकर कहा, बेशर्म लड़की, अब तो मैं तुम्हारी जान लेकर ही दम लूंगा। उस आदमी की ऐसी धमकी सुनकर रूपल डर गई। अगले ही पल वो गंजे और मोटे आदमी ने हाथ में पकड़ी हुई विस्की की बोतल रूपल की तरफ फेंक दी। रूपल इतनी घबराई हुई थी कि उसके मन में विस्की की बोतल से बचने का भी ख्याल नहीं आया। रूपल ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड भी हो गए, मगर वो बोतल रूपल तक नहीं पहुंची। इसलिए क्यूरियोसिटी के मारे रूपल ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोलते ही रूपल ने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उस विस्की की बोतल को पकड़ लिया था। रूपल ने फिर क्यूरियोसिटी से ये देखने के लिए अपनी नजरें उठाई कि वो हाथ किसका था। अगले ही पल रूपल की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जिसने उस विस्की की बोतल से रूपल को बचाया था वो कोई और नहीं, आहान था। आहान ने बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए विस्की की बोतल पकड़ ली थी। आगे आहान ने उस विस्की की बोतल को जमीन पर रख दिया और उस मोटे और गंजे आदमी से कहा, आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है।
आहान के बीच में इंटरफेयर करने की वजह से उस मोटे और गंजे आदमी को गुस्सा आ गया। उसने आहान से नफरत भरे अंदाज में कहा, अच्छा, तो अब मैं बताता हूँ कि मुझे कितनी चढ़ी हुई है। अपनी बात कहते हुए उस मोटे और गंजे आदमी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और आहान की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मगर ये अटैक आहान के लिए बच्चे का खेल था और उसने कमर में किक करके उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। आहान के इस मूवमेंट से रूपल हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। डरी हुई रूपल को देखकर उन्होंने सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो रूपल? रूपल ने जवाब देते हुए जमीन पर गिरे हुए आदमी की तरफ गुस्से से देखा और बोली, ये मोटा सुअर बदतमीज कहीं का, इसने आसपास किसी के ना होने की वजह से मेरा फायदा लेने की कोशिश की। रूपल की ये बात सुनकर अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल, प्राइड रेस्टोरेंट उसके ही फैमिली बिजनेस का हिस्सा था, इसलिए उसने कुछ सोचा और कहा, ब्लडी हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूपल के साथ ऐसा करने की, घटिया आदमी? अपनी बात कहते हुए प्रेम मल्होत्रा जाकर उस मोटे और गंजे आदमी के हाथ पर खड़ा हो गया। जरूर उस आदमी के हाथ की कोई हड्डी टूटी थी, इसलिए वो दर्द से करहाने लगा। मगर प्रेम मल्होत्रा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा राज बेदी ने भी उस मोटे आदमी को कई बार किक किया। वो दोनों इस सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही बेरहमी दिखा रहे थे। ये देखकर आहान को अच्छा नहीं लगा। अपने सामने चल रहे इस तमाशे को देखकर आहान ने मन ही मन में कहा, ये दोनों उस आदमी को कुछ ज्यादा ही पीट रहे हैं। भले ही वो कुछ किए बिना चुपचाप मार खा रहा है, मगर उसने जो कपड़े पहने हैं, जो जूते पहने हैं और उसकी वॉच, ये सब बहुत महंगी ब्रांड्स के हैं। ये बात तो साफ है कि ये आदमी कोई आम शराबी नहीं है। अगर ज्यादा मार पड़ने से इस आदमी को कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि इतनी सी बात के लिए हम सब किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। आहान ने देखा कि प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए आहान ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो, इसे इसकी सजा मिल गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मर जाएगा। आहान ने अपनी ये बात अच्छे इरादे से कही थी। ऐसी बात नहीं थी कि आहान को उस मोटे और गंजे आदमी पर तरस आ रहा था, लेकिन ये मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। मगर ये लड़के कहाँ समझने वाले थे। राज बेदी ने आहान से अपनी बहादुरी दिखाते हुए कहा, आहान भैया, आप किस बात से डर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि इस सब की जिम्मेदारी आप अपने सर ले लें। राज बेदी की बात खत्म होते ही प्रेम मल्होत्रा ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा, और अगर ये मोटा सांड यहाँ मर भी गया तो कोई फिक्र नहीं, मैं इस होटल का मालिक हूँ। इस मैटर को आसानी से सेटल डाउन कर दूंगा। उन दोनों लड़कों की ऐसी नादानी भरी बातें सुनकर आहान ने सर पकड़ लिया और रूपल ने मुंह बनाते हुए मन ही मन में सोचा, कहा मैं इस गुड फॉर नथिंग लड़के को थैंक्स कहने के मूड में थी और इस बेवकूफ आहान ने डरपोकों वाली बात कर दी। एक ही तो अच्छा इंप्रेशन था, आहान ने वो भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। रूपल को आहान पर चिढ़ मच रही थी, लेकिन ऐसे बड़े से रेस्टोरेंट में सीन क्रिएट करना थोड़ा तो अजीब था। इसलिए रूपल ने प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी की तरफ देखकर कहा, जाने दो, छोड़ो इन सबको, हम वापस जाकर लंच कंटिन्यू करते हैं। राज ने रूपल की बात मानकर डिसाइड किया। अब रूपल ने ही कह दिया तो इस मोटे को छोड़ देते हैं। इसके बाद रूपल प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी के साथ उनके प्राइवेट रूम में चली गई। आहान भी उनके पीछे चला गया। वापस जाते हुए राज बेदी ने आहान से कहा, आहान भैया, आप कुछ ज्यादा ही डरते हैं। कोई बात नहीं, हमारे साथ रहेंगे तो बिल्कुल ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी, मगर ये सब समझने के बाद भी आहान ने कुछ नहीं कहा। सबका लंच होने के बाद उन्होंने कुछ मीठा ऑर्डर किया। जैसे ही वेटर उस प्राइवेट रूम से बाहर गया, कुछ गुंडे अंदर आ गए। जब प्रेम मल्होत्रा ने उन सबके साथ उस मोटे और गंजे आदमी को अंदर आते हुए देखा तो वो गुस्सा हो गया। लगता है इस मोटे आदमी की चमड़ी इससे ज्यादा मोटी है। इतनी मार खाने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने पर नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं अभी इन सबको मजा चखाता हूँ। प्रेम मल्होत्रा ने बहुत ही कूल अंदाज में कहा। जब प्रेम अपनी ये बात कह रहा था,
वो मोटा और गंजा आदमी जिसका नाम गजेंद्र था, हाथों में एक शराब की बोतल लेकर प्रेम की तरफ ही आ रहा था। प्रेम मल्होत्रा इस होटल का मालिक था। अपने ही होटल में क्या ऐसे ही कुछ गुंडों को देखकर वो घबरा जाता? अब बात उसकी इज्जत की थी, इसलिए प्रेम मल्होत्रा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गजेंद्र को जोर से लात मार दी। क्योंकि गजेंद्र को पहले से ही बहुत चोट लगी हुई थी, वो एक बार फिर से जाकर जमीन पर गिर गया। अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर अब बाकी गुंडे भी प्रेम से लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था, उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। अब जब सब जमीन पर गिरे हुए थे, तो प्रेम मल्होत्रा बड़े ही कूल अंदाज में गजेंद्र के पास गया और बोला, तुम सब तो गुंडे कहलाने के लायक ही नहीं हो। प्रेम की जीत पर पारस अग्रवाल ने उसे चीयर करते हुए कहा, वाह मेरे शेर प्रेम, मेरे भाई, वाह कमाल कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि ये सब हमें और तंग करेंगे। ये बात सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा अपने दोस्तों की तरफ पलटा और अपने हाथ और कपड़े साफ करते हुए लड़कियों की तरफ देखकर बोला, रूपल, मिस शनाया, क्या आप ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में रूपल और शनाया ने हामी भर दी। प्रेम शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो आहान की तरफ थी। वो आहान जो चुपचाप बैठा जमीन पर लेटे हुए गुंडों की तरफ देख रहा था। प्रेम मल्होत्रा को और चिढ़ मच गई। पारस ने प्रेम से सवाल करते हुए कहा, भाई अब इन निठल्ले गुंडों का क्या करना है? क्या किसी को इन सबको दफनाने के लिए बुला लूं? पारस बस अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा था। वो सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इससे पहले कि प्रेम इस बात पर कुछ कह पाता, दरवाजे से एक आवाज आई, अच्छा, क्या तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। ये किसकी आवाज थी? क्या प्रेम मल्होत्रा ने सबको बचा लिया था या फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था? अब आहान क्या करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।
हम्म